पत्नी चाहे कितनी भी गलत हो, या हम दूसरे शब्दों में कहें या पति चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष साफ सुथरा नहीं हो सकता। एक चीज अवश्य देखने को मिलती, कहीं ना कहीं अगर एक पक्ष की अगर जो गलती है तो उसमें गलती दूसरे पक्ष की भी अवश्य नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे, जिसमें मैं आपकी एक जो समस्या, जैसा कि हमारे व्यूवर के द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जाता है, तो मैंने ये विचार किया कि उस जो सभी लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको वीडियो के माध्यम से सभी का जवाब दिया जाए कि ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। कि अगर जो मेंटेनेंस अगर जो मिला हुआ है पत्नी को, या उसको फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में अब दिक्कत क्या आ रही है, हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या वाइफ को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लीगल प्रॉब्लम फेस करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और उसकी तरीके से अगर जो पहले जाते थे कि हमको भाई मेंटेनेंस नहीं मिलता है तो वो परेशान है, अगर जो वो मेंटेनेंस दे भी रहा है, अब उसके पास अगर जो आय का समुचित साधन अगर जो व्याप्त है पति के पास, तो उस स्थिति में अगर जो मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दे रहा है तो उसके उपरांत भी फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर रीजन क्या निकल के सामने आ रहा है, किन कारणों के आधार पे अगर जो वो चाहते हैं कि हमारा डिस्पोजल हो जाए, साथ रहना चाहते हैं या नहीं भी रहना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले अभी भी बताया है कि जैसे कि अगर जो किसी एक पक्ष में कभी भी गलती नहीं होती, और जो गलतियां होती हैं वो दूसरे पक्ष से भी निकल के आती हैं, कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों में से किसी एक की ही गलती है, गलतियां दोनों की निकल के आती हैं। बस ये डिसाइड करने की बात होती है कि अब उस स्थिति में दोनों को सम्मिलित कैसे किया जाए, या दोनों को संकलित करके उनको एक साथ कैसे बिठाया जा सके। आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है कि अगर जो आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या पहली बार आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में ऐसी ही आगे जो इंटरेस्टिंग वीडियो हो मिलती रहे। और साथ में वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक अवश्य करें, और सेवा भाव से दूसरों लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो जानकारी आपके द्वारा जो ग्रहण कर ली गई है, ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुंच सके, वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि अगर जानकारी या भाव में वो उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जिसके आधार पे वो जो उनको लीगल रेमेडी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं उनके पास, इसीलिए जो समाज में व्याप्त जो समस्या निकल के आती है, उसी समस्याओं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस की जाती है समाज के द्वारा, मैं उन्हीं पर जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। कि जैसा कि अगर जो मैंने पहले बताया है कि अगर जो किसी एक पक्ष में अगर जो कोई गलती है या दूसरे पक्ष में गलती नहीं है, पिटीशन किसी ने भी मूव की हो, जाहिर से तौर पे है कि पत्नी जो है वो 125 सेक्शन 12 और 498A के जो जनरल एलिगेशन हो जाते हैं उसके साथ अपना मुकदमा प्रस्तुत करती है। ऐसी स्थिति में मैंने ये देखा है कि जो कि फैक्ट और कारण जो निकल के सामने आते हैं पिटीशन में, तो ऐसी स्थिति में जो पत्नी के द्वारा जो मुकदमा प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पे जो ये उनके जो ग्राउंड है वो पढ़ के ये समझ में आता है कि जो पति है, डिस्प्यूट होने से पहले जो पति होता है वही उनके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति होता है और सबसे उत्तम व्यक्ति होता है। लेकिन अगर जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वो डिस्प्यूट आके अगर जो खास तौर पे अगर जो कोर्ट पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में उनका जो हस्बैंड है वो दुनिया का सबसे खराब और सबसे बेकार व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दिया है, तो फिर भी पति ना चाहते हुए भी उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर के कंप्लायंस में उसको पैसा जमा ही करना पड़ता है। और इसके आधार पे अब ऑप्शन क्या अवेलेबल रह पाता है, भाई की गलती हो तब तो ठीक समझ में आता है, या पत्नी की गलती नहीं भी होती है तब भी उस स्थिति में पति को जो है वो मेंटेनेंस का एग्जीक्यूशन करना ही पड़ता है, उसको मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। यहाँ तक कि ये भी है, चलिए इंटरिम मेंटेनेंस तो ठीक है कि भाई अगर जो मुकदमा प्रस्तुत किया गया है ऐसी सच एंड सिचुएशन है, उस स्थिति में पत्नी के पास कोई भी आय का साधन नहीं है। अगर साधन है भी है तो क्यों डिस्क्लोज करे कि हमारे पास कोई साधन है जिससे आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वो ये इसमें बताते हैं कि मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे हम अपनी जो जीवन यापन करने के लिए हम अपना आय का साधन उसको मेंटेन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसके जो फैक्ट पे बिलीव करते हुए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है कि और गुजारा भत्ता प्रस्तुत करे या पेश करे, या उसको कोर्ट के सामने उसको जमा करे।
चलिए, इंटरम मेंटेनेंस तो ठीक है, वहां तक भी आती, छोटा अमाउंट था, पत्नी ने उसके जो अपनी पत्नी को था डिस्प्यूट के अलावा वो अलग रह रही है उसको अदा कर दिया। लेकिन उसके बाद मुकदमा जब फाइनल डिस्पोज हो जाता है उसके बाद फाइनल मेंटेनेंस कोर्ट अवार्ड कर देती है पति के अगेंस्ट में पत्नी को देने के लिए। अब ऐसी स्थिति में शोषण किसका होता है या किसका नहीं हो पाता है, ये अलग अलग जो डिस्प्यूट होते हैं अलग अलग तथ्यों के आधार पर उस पर आधारित होता है। मान लीजिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने ये भी देखा है अगर जो पत्नी कहीं भी एम्प्लॉयड है या उसके पास रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अगर जो उसके पास अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो विचार करने वाली बात ये है, जो भी आप भी सोचिएगा कि अगर जो उसके पास आय का समुचित साधन नहीं है तो वो उसकी जो स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टाइल है, जो लग्जीरियस लाइफ वो व्यतीत कर रही है, उस स्थिति में क्या उसके पास आय का साधन नहीं हो सकता है? क्योंकि कोर्ट में आने जाने का जो खर्चा जो लगेगा वो कहीं से कोई और नहीं दे देता है, तो आने जाने का खर्चा उसके पास कहाँ से आता है? और उसके पास अगर जो, क्योंकि जाहिर से तौर पे है अगर जिसने मुकदमा प्रस्तुत किए है कोर्ट में, एक नहीं दो नहीं तीन मुकदमे किए हैं। अब आप इमेजिन करके देख लीजिए, इसका हाल पति से पूछिए, उसको एक एडवोकेट की फीस वहन करने में क्या उसकी स्थिति होती है, लेकिन पत्नी उसके 3 केस की जो फीस है एडवोकेट की वो वहन करती है, अपने एडवोकेट की फीस वो प्रॉपर पे करती है और उस स्थिति में भी फिर भी कंटेस्ट करके ये कहती है कि उसके पास कोई भी आय का कोई भी साधन नहीं है। तो ये ऐसे तथ्य और फैक्ट कितने हद तक ये विचार करने वाले बात है और कितने हद तक ये स्वीकार किए जा सकते हैं, ये आप हमें अवश्य बताएं। और इसके साथ में अगर जो एक चीज और विचार करने वाली बात ये है कि ये चलिए यहाँ तक ठीक है, इंटर मेंटेनेंस हो गया, फाइनल मेंटेनेंस हो गया, या पति के पास कोई मजबूरी है, उसके पास आय के साधन नहीं हो पाते हैं, जैसा कि अभी जो हाल ही में लॉकडाउन की जो व्यवस्था बीती है, उस जो समय जो बीता है, जो काल बीता है, वो उस समय से सभी लोग अवगत हैं। लोगों की जो नौकरियां हैं वो डिस्मिस हो गई हैं, लोगों के जो जहाँ काम करते थे वो काम बंद हो गया है, लोगों की जो प्रोफेशनल जो काम करते थे उनकी सभी दिनचर्या बदल गई है। पहले कुछ और करते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, अब वो कुछ और जो अपना आय का साधन करने लगे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जो किसी कारणवश अपने जो मेंटेनेंस है वो माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाता है या नहीं जमा कर पाता है, तो उसका डे बाय डे का जो मेंटेनेंस है वो बढ़ता जाता है, तो जो बतौर एरियर एक लंबा चौड़ा हैवी अमाउंट बन के तैयार हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हस्बैंड के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? 3 लाख 4 लाख रुपया जो वो एक मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो आसानी से कैसे अदा करे? तो इसके पास रेमेडी अवेलेबल है। कोर्ट भी विचार करती है क्योंकि जस्टिस दोनों के लिए है, एक के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर जो ये कोर्ट ने माना है, अगर जो पत्नी के पास, क्योंकि वो शोषित है और उसको कोई भी आय का साधन नहीं है, उसकी कोई भी जीवन यापन करने की कोई भी जो माध्यम नहीं है, तो ये तथ्य को विचार करके उसने पत्नी के फेवर में इंटर मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास किया है, फाइनल मेंटेनेंस किया है और इसके आधार पर उसके पक्ष में आदेश पारित कर दिए गए। लेकिन अगर जो पति विचारण न्यायालय में यानी कि ट्रायल कोर्ट या उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अपनी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है कि सच एंड सच एरियर अमाउंट है, वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो 4 लाख 5 लाख जो रुपया है उसको एक टाइम में सिंगल टाइम में उसको पेमेंट कर सके। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के सामने अगर जो आप प्रस्तुत होते हैं माननीय उच्च न्यायालय के सामने और इसमें अपने तथ्य अपने ग्राउंड आप अपने मेंशन करते हैं और साथ में आपकी पिटीशन में जो प्रेयर करते हैं कि जो सच इस तरीके का जो एरियर का जो अमाउंट है वो अगर जो कोर्ट ने इम्पोज कर रखा है तो उसको या तो स्टे कर दिया जाए, या अगर जो स्टे कोर्ट मान लीजिए नहीं भी करती हैं तो इसमें ये देखने को मैंने मिलता है, जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, जो सामान्यतः तौर पे कोर्ट 50% स्टे कर देती हैं और साथ में ये रेमेडी अवर्स देती हैं कि 50% अमाउंट या उसको पार्ट अमाउंट में आप उसको अपनी वाइफ को बतौर मेंटेनेंस आप उसको पे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर जो ट्रायल कोर्ट आपको रेमेडी नहीं दे रही है और आप इससे बहुत ही व्यथित हैं और शुद्ध हैं, तो इसको आपको इसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में आपको अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर जो एक किसी भी कारणवश, एक तो माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा मेरा जो पर्सनल व्यू है बना रहता है, वहां से अगर जो किसी कारणवश अगर जो कोई भी तथ्य अगर जो नहीं हो पाते हैं, कोई भी रेमेडी आपको
नहीं मिल पाती है माननीय उच्च न्यायालय से, तो आप उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं, जिसमें आप अपने तथ्य अपने कारण मेंशन करेंगे, जिसके आधार पर माननीय जो उच्चतम न्यायालय वो आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। क्योंकि कोर्ट जस्टिस करने के लिए बैठी है, वो ध्यान में रखती है कि हम अगर जो हम जस्टिस दे रहे हैं तो दूसरे के विरुद्ध इनजस्टिस न होने पाए। इसीलिए कोर्ट अगर जो ऑर्डर पास करती है तो वो दोनों पक्षों के जो हकीकत है और जो उनकी जो लाइफ स्टाइल उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा ऑर्डर पास करती है। और एक प्रश्न अवश्य उठता है कि अगर जो मैंने जैसा कि पहले बताया था कि अगर जो गलती अगर जो पत्नी की है, पत्नी अगर जो किस हद तक जा सकती है, क्या क्या उसके पास ऑप्शन रहते हैं, क्या क्या उसके पास अवेलेबिलिटी रहती है पूरे अगर जो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसके जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए। उन सारे तथ्यों के आधार पे अगर जो पति को लगता है कि क्योंकि मैंने ये बहुत भी देखा है और जो पतियों का जो वर्जन आते हैं, जो उनका कंटेंशन निकल के आता है कि सच एंड सच वाइफ है, उसने मेरी जिंदगी सच एंड तरीके से बहुत तरीके से हमको डिस्टर्ब किया, अब कुछ भी हो जाए। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है ओपन कोर्ट में जो हस्बैंड है वो कोर्ट से प्रे करते हैं, इतना परेशान होकर वो कोर्ट से प्रे करते हैं कि हमको आप जेल भेज दीजिए, लेकिन मेरे पास इसको जो अपनी वाइफ को कोई भी किसी प्रकार का मेंटेनेंस देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपके सामने भी निकल के आती है, अगर जो आप पत्नी को किसी भी तरीके को कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, तो अगर जो इंटरिम मेंटेनेंस अगर जो अवॉइड हो जाता है आपके विरुद्ध, अगर जो हस्बैंड के खिलाफ इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है कि सच एंड सच अमाउंट 2000, 4000, 10,000 जो भी अमाउंट हो उसको वाइफ को दिया जाए, जिसके आधार पे वो आदेश पारित हो सकता है। तो एक एडवाइस मेरी और है, जब इंटरिम आदेश जब पारित हो जाता है तो आपको वहीं पर अगला आपको अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो नहीं फाइल करना है, उसके एवज में आप अपने जो अधिवक्ता के माध्यम से जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास हुआ उसके विरुद्ध आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करें। ऑब्जेक्शन अगर जो माननीय जो आपकी विचारण न्यायालय अगर जो नहीं इंटरटेन करती, नहीं कन्विंस होती है, किसी भी ग्राउंड पे अगर जो नहीं मानती है आपके ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर देती है, तो आप उस ऑब्जेक्शन के आधार पे आप उसकी अपील हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप अपने तथ्य अपने ग्राउंड आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने आप प्रस्तुत करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। क्योंकि हर कोई एक स्टेप जो फॉलो करता है तो उसके एक कोई क्रॉस वर्जन अवश्य होता है, तो यहीं पे कई लोग गलती करते हैं जिसका खामियाजा वो अंत तक भुगतते रहते हैं। जिसके एवज में मैं ये कहना चाहूंगा कि सही समय पर सही जानकारी होना ही बहुत ही आवश्यक है। अगर जो फिर भी अगर जो आपके तथ्य आपके ग्राउंड जो आपने मेंशन करके रखे हैं उच्च न्यायालय भी नहीं इंटरटेन करती, नहीं भी मानती, तो आपके पास ये अवेलेबल जरूर है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट भी अवश्य जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आप अपनी पिटीशन अवश्य फाइल करें, जिसमें आप उसमें मेंशन करेंगे सच एंड ग्राउंड है, इस तरीके के जो कारण है, ये जो कारण और जो ग्राउंड है वो माने विचारण न्यायालय जो कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने नहीं माने हैं, जिससे क्षुब्ध होके या व्यथित होके माने उच्चतम न्यायालय के सामने जो हस्बैंड प्रस्तुत हुआ है और आपके तथ्य आपके ग्राउंड अगर साबित हो जाते हैं, आप अपनी कोर्ट को कन्विंस कर ले जाते हैं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय आपके फेवर में आदेश अवश्य पारित कर देगी। क्योंकि वो देश की सबसे उच्चतम न्यायालय है, जो कि वो विचार करती है कि जो देश में उसके जो नागरिक हैं उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होने पाए। और यहाँ पे एक चीज मैं अवश्य मेंशन करना चाहूंगा कि जो ये बताना चाहूंगा कि अगर जो किसी भी तरीके से जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो ऑर्डर पास होता है उसमें एक चीज अवश्य लिखी होती है कि जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग यानी कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से दिया जाए या ऑर्डर होने के दिनांक से मेंटेनेंस दिया जाए। तो आप उसमें जो जजमेंट है माननीय उच्चतम न्यायालय का रजनीश बनाम नेहा, जिसकी लाइट में आप उसमें जो इंटरिम ऑर्डर है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने के आधार पे अगर जो विचारण न्यायालय अगर जो नहीं आपकी बात मानती, नहीं कन्विंस होती है, तो उसको आपकी अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें और उच्च न्यायालय में आप अपने तथ्य अपने कारण मेंशन करें। और जो माननीय उच्च न्यायालय भी आपकी बात को कंसिडर नहीं करती, नहीं इंटरटेन करती, तो उसी के आधार पर आपको सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट रेमेडी हमको उच्चतम न्यायालय से अवश्य प्राप्त होती है। और एक चीज अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने जो केस है उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करवाने का प्रयास करना चाहिए।
कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो हस्बैंड के खिलाफ माने विचारण न्यायालय और ट्रायल कोर्ट हैवी अमाउंट इंपोज कर देती है बतौर इंटरिम मेंटेनेंस में, तो हस्बैंड ये सोच लेता है कि इंटरिम मेंटेनेंस इतना है तो जो फाइनल मेंटेनेंस का अमाउंट होगा वो कितना ज्यादा होगा। तो इसी के आधार पर अगर जो आपको लगता है कि जो मेंटेनेंस का जो अवार्ड किया गया है, जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, तो इसकी भी आप अपनी अपील जो है उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिसमें आप अपने उच्च न्यायालय में अपने कारण और तथ्य आपने मेंशन करें। जो आपके जो पिटीशन है उसको अलाउ करते हुए जो आपका जो अमाउंट है उसमें आपके जो कारण तथ्य उसको माननीय न्यायालय को अगर सही लगते हैं तो वो आपके जो पिटीशन है उसमें भी इंटरिम मेंटेनेंस आपके खिलाफ पारित हो उसको कम भी कर सकती है। आज का वीडियो यहीं तक है, इतना ही है और मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए तथ्य पे आपके सामने मैं अवश्य आऊंगा। और इसी आशा के साथ एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए, अगर तभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।